हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज से फिर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन लेके आया हूं केमिस्ट्री के। बेटा 2 वीडियो डाल चुका हूं, लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपका सब एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे सोल्व करवा दूंगा। और आप सभी को मैं एक चीज कहना चाहूंगा बेटा, कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा दोबारा से। बेटा थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन ऐसे डाला था, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है और आपको ये बताना है कि पैरा नाइट्रो जो फिनोल होता है, पैरा नाइट्रोफिनोल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की तुलना में, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की तुलना में, फिनोल की तुलना में कम वाष्पशील होता है, कम वाष्पशील होता है। और मेरे से क्या हुआ था बेटा, अधिक वाष्पशील हो गया था। तो जहां पर मैंने अधिक शब्द लिखा है वहां पर आपको कम लिखना है, बाकी आंसर वही है, चीजें वही है कि इसमें आंतराणुसंगुणन पाया जाता है। ये पैरा होते हैं ना, पैरा नाइट्रोफिनोल। इस पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या होते हैं बेटा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये आपका O और ये H है, और ये आपका N, यहां पर ये आपका डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O उपसंयोजक बंध पाया जाता है। और फिर पैरा बना दूंगा मैं, तो फिर से पैरा वाले में क्या होगा, इधर ध्यान से देखना बेटा। फिर से पैरा वाले में क्या होगा कि सर ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और ये आपका N, ये डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, और ये O और H, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो अंतराणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध। तो यहां पर आणविक संगुणन हो जाता है, मतलब बहुत सारे बॉन्ड, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे ये कम भाप वाष्पशील होता है, ये कम भाप वाष्पशील होता है। जबकि जो पैरा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, उसमें क्या होता है बेटा, ये OH, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में ये O डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को अंतरणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या आंतरणुक हाइड्रोजन बंध बोला जाता है। और ये दुर्बल होता है उसकी तुलना में। यहाँ तो सिंगल अणु में, वहां बहुत सारे अणु आपस में जुड़े हैं तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, अर्थात ये आपका अधिक भाप वाष्पशील होता है। यह आपका क्या होता है, अधिक भाप वाष्पशील होता है, अधिक भाप वाष्पशील होता है। तो 32वें मिनट 30वें मिनट पे मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कल, तो ये मेरे से एक माइनर मिस्टेक हुई थी बेटा, आप सभी से माफी चाहूंगा, लेकिन आप इसको अच्छे से वहां पर सही कर लीजिएगा। ये थोड़ा हो सकता है माइंड डाइवर्ट होने की वजह से हुआ हो, या उस टाइम कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा हो, तो उससे मैं आप सभी से सॉरी फील करता हूं। लेकिन बेटा आपको क्या करना है, इसको चेंज जरूर करना है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और बेटा इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी क्लासें लेते हैं तो कोई बार हो ही जाता है, तो आप सभी से माफी चाहूंगा। लेकिन आपको मेरा एज ए टीचर फर्ज बनता था कि जो मेरे से माइनर मिस्टेक हुई है उसको मैं ठीक करवा दूं। बाकी बेटा पूरा वीडियो एनालिसिस होता है, उसके बाद में वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन ये छोटी सी गलती मेरे से हुई है, आप सभी को ध्यान रखना है और इस चीज को आपको सही कर लेना है। लैंग्वेज में सब कुछ कॉन्सेप्ट वही थे, समझाया भी मैंने वही था सब कुछ, लेकिन बस अधिक और कम में फर्क पड़ गया, उस चीज को आपको सही करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाता हूं। यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप नीचे लिख सकते हो यहाँ पर चित्र के नीचे। पैरा नाइट्रोफिनोल में आंतराणुक, पैरा नाइट्रोफिनोल में अंतराणुक हाइड्रोजन, अंतराणुक संगुणन, और यहां पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में आंतराणुक संगुणन। यहां पर एक ही अणु में संगुणन होता है और वहां पर बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो ज्यादा बंध बन जाते हैं, तो कम भाप निकलेगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा क्वथनांक चाहिए उन बॉन्डों को तोड़ने के लिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो वहां पर कम भाप वाष्पशील होता है ये।
पैरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ज्यादा वाष्पशील होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वहां पर जो मेरे से माइनर मिस्टेक हुई है आपसे नहीं होनी चाहिए, आप उसको ठीक कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। अब मेरे दिल में कोई दुख वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने जो मेरे से छोटी गलती हुई है उस गलती को मैंने सुधारा है ना, अब मेरे को टेंशन नहीं है। पहले मेरे काफी चिंतित था कि यार बच्चे गलत ना कर ले, कोई चीज गलत हो जाए, उनके एग्जाम में आ जाए, तो बेटा मैं पूरी चीजों का ध्यान रखता हूँ ना, पर इतनी सारी क्लासों के बाद छोटी छोटी गलतियां मेरे से भी हो सकती है, ऐसा नहीं, इंसान हूँ बेटा, कभी कभी हो जाती है। पूरा ध्यान रखूंगा, आगे से कोई चीज ऐसा आपके सामने नहीं आने दूंगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। आगे ध्यान से देखना बेटा, आगे ध्यान से देखना। क्वेश्चन करवा रहा था मैं 2018 की क्वेश्चन करवा रहा था और 18 में मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। 2018 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया उसको आप ध्यान से देखना। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, परिवर्तित करने वाला एंजाइम वाले एंजाइम का नाम, एंजाइम का नाम। तो मैं आपको बता दूं बेटा, यहां पर एंजाइम में से दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, तो ग्लूकोज होता है ना C6H12O6, इसे ग्लूकोज कहते हैं। एक ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। और ग्लूकोज किस में बदल जाता है बेटा? एथेनॉल में। CH3 CH2OH और यहां से CH3 CH2OH बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल, ये ग्लूकोज से एथेनॉल बन जाता है। ग्लूकोज से क्या बन जाता है बेटा? ग्लूकोज से आपका एथेनॉल बन जाता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बनता है? ये जो बनता है आपका ग्लूकोज से एथेनॉल, वो बेटा जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बन रहा है ये? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज से एथेनॉल बन जाता है। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज से क्या बन जाता है? एथेनॉल बन जाता है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज से एथेनॉल बन जाएगा। दो मॉलिक्यूल ले लो, 4 यहाँ हो जाएगा और 2CO2 यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। तो आपसे आंसर में क्या पूछता वो, तो कौन सा एंजाइम है? जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को किस में बदल देता है? एथेनॉल में बदल देता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये भी पूछ सकता है, सुक्रोज के जल अपघटन से, सुक्रोज के जल अपघटन से, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज का निर्माण, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज का निर्माण, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? 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 तो आप क्या बताओगे? सुक्रोज जानते हो, C12H22O11, ये सुक्रोज होता है बेटा, C12H22O11 प्लस ये जल अपघटन के लिए H2O। और बेटा यहां पर जो एंजाइम होता है वो होता है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज कौन सा एंजाइम बेटा? इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम चाहिए। और ये इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है वो किस में पाया जाता है? ईस्ट में। किस में पाया जाता है बेटा? ईस्ट में। तो यहां पर एक अणु तो ग्लूकोज का बनता है C6H12O6 और एक अणु फ्रक्टोज का बनता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और बेटा फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। फ्रक्टोज में कौन सा समूह होता है? कीटोन। और ग्लूकोज में कौन सा होता है बेटा? ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला बता देना कि ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल में बदल जाता है और सुक्रोज ईस्ट में पाए जाने वाले इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन होता है। तो एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रक्टोज का बनाता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट PDF भेजाता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 2018 में आया ये भी। क्या आया बेटा, फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म, फिनोल की क्लोरोफॉर्म, फिनोल की क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ, KOH के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, क्रिया का, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अभिक्रिया का क्या लिखना है बेटा, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो बेटा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। कैसे होती है रिएक्शन, ये थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ये आपका क्या है, फिनोल है। और फिनोल का जब आप किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हो, CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म किसकी उपस्थिति में बेटा, KOH, KOH, यहां पर NaOH भी चल जाएगा। क्या चल जाएगा, NaOH। तो यहां पर आपका मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है एक, यहां पर आपका क्या प्राप्त होता है बेटा, यहां पर आपका एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है। मध्यवर्ती जो उत्पाद है उसका जल अपघटन होता है, तभी जाकर आपको क्या प्राप्त होगा, मध्यवर्ती उत्पाद का जल अपघटन होने पर ही आपका क्या प्राप्त होता है बेटा, सारी जल अपघटन करा देंगे तो फिर आपका सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो मध्यवर्ती उत्पाद से आपका यहां पर बन रहा है कुछ इस प्रकार का कंपाउंड, ये CHCl2 और यहां पर और Na बन जाता है। इसका फिर सारी जल अपघटन कर दो, NaOH, इसका सारी जल अपघटन कर दो और सारे जल अपघटन से आपका क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, यहां पर आपका इस प्रकार OH और ये जो CHCl2 होता है ये CHO में बदल जाता है और इसको बोला जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये सैलिसिल एल्डिहाइड है, या इसका जो दूसरा नाम होता है वो दूसरा नाम यहाँ पर क्या कह सकते हो बेटा, उसको आप यहाँ पर इसका जो, ये तो कॉमन नेम है, इसका जो IUPAC नाम होता है, IUPAC नाम, वो IUPAC नाम आप तो बेटा इसको बोल सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी, ऑर्थो नहीं आता, 2 हाइड्रोक्सी ये बेंजेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड आपका प्राप्त हो जाता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ये बेटा या तो ऐसे ही आ सकता है या दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, राइमर टीमान अभिक्रिया, राइमर टीमान अभिक्रिया। तो राइमर टीमान अभिक्रिया जाए तो भी यही रहेगा आपका आंसर, राइमर टीमान अभिक्रिया भी यही है। तो राइमर टीमान अभिक्रिया क्या होती है कि फिनोल को एल्कोहलिक जलीय KOH और CHCl3 के साथ क्रिया कराने पर बेटा सैलिसिल एल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमान अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटेलाइट किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 2018 का ये बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2018 का है। 2018 का क्वेश्चन क्या है, पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल या जिसको नेटेलाइट भी कहा जाता है, नेटेलाइट, पावर एल्कोहल या नेटेलाइट किसे कहा जाता है, यही है ना क्वेश्चन। तो बेटा पावर एल्कोहल या नेटेलाइट किसे कहा जाता है। तो पेट्रोल के स्थान पर, पेट्रोल के स्थान पर, पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त, पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त, प्रयुक्त एल्कोहल, पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त एल्कोहल तथा ईथर का जो मिश्रण होता है, पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त एल्कोहल तथा ईथर का मिश्रण, ईथर का मिश्रण, पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त एल्कोहल तथा ईथर का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, पावर एल्कोहल। उसे क्या कहा जाता है, पावर एल्कोहल, या उसको नेटेलाइट कहा जाता है, नेटेलाइट कहा जाता है। तो बेटा पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त एल्कोहल तथा ईथर का जो मिश्रण होता है उस भैया को क्या कहा जाता है,
उसे कहा जाता है पावर एल्कोहल या नेट्रेलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, रासायनिक समीकरण लिखिए। यह भी 2018 का ही क्वेश्चन है। फिनोल से ये क्वेश्चन है कि फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड, फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड, फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैसे प्राप्त करोगे बेटा, यह आपको फिनोल बनाना है, यह आपका फिनोल हो जाएगा और इसका आप क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा देना, क्योंकि आपको पता है उसमें हाइड्रोक्सी समूह पैरा पे जुड़ जाएगा। और यहाँ पर आप NaOH भी ले सकते हो, जलीय NaOH, एक्वस NaOH ले लो। और बेटा आपका यहाँ पर जो मध्यवर्ती बनाओगे आप, वो मध्यवर्ती में आपको एक चीज ध्यान रखना है बेटा, ये OH है, अब की बार जो CHCl2 जुड़ेगा आपका, यहाँ पर ONA आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा ONA, ये मध्यवर्ती बन जाता है इस रिएक्शन में। और आपको क्या करना है, इसका सारी जल अपघटन कर देना है, NOH, सारी जल अपघटन कर देना है। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कहाँ मिल जाएगा आपको, फाइनल प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा, यहाँ पर OH बनाओ और पैरा पे CHO जोड़ दो। इस बंदे को बोलेंगे बेटा पैरा पे हाइड्रोक्सी हो गया, तो ये 4 हाइड्रोक्सी, आई पे से नाम तो इसका हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी और बेंजोएल्डिहाइड, 4 हाइड्रोक्सी और बेंजोएल्डिहाइड, ये 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड, जिसको आप पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड भी बोल सकते हो। तो ये तरीका होता है बेटा राइमर्टिमान अभिक्रिया से आप क्या बना सकते हो, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड दोनों बना सकते हो। और राइमर्टिमान अभिक्रिया में CaCl3+ NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाती है, क्लोरोफॉर्म के साथ फिनोल की अभिक्रिया कराई जाती है। मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईएथिल ईथर। अब 2019 की स्टार्ट हो गई बेटा, डाईएथिल ईथर का IUPAC नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले आराम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाईएथिल ईथर 2019 का पहला क्वेश्चन, डाईएथिल ईथर का IUPAC नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, 2019 के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है 2019 का, डाईएथिल ईथर का IUPAC नाम, डाईएथिल ईथर का IUPAC नाम लिखिए, डाईएथिल ईथर का IUPAC नाम लिखिए। ए भैया थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बेटा डाईएथिल ईथर बनाओ पहले तो CH3 CH2O CH2 CH3, ये डाईएथिल ईथर ही तो हुआ है कॉमन नाम। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। छोटी वाली को एल्कोक्सी बोलते हैं, बड़ी वाली को एल्केन बोलते हैं, लेकिन दोनों ही बराबर है। तो क्या लिख दो, किसी को भी एक को लिख दो बेटा एथोक्सी और दूसरा लिख दो एथेन, दूसरा क्या लिख दो एथेन। सेकंड क्वेश्चन 2019 का क्या आया, ये तो आपको आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है एल्कोहल की तुलना में फिनोल अधिक अम्लीय होता है, क्यों, समझाइए। भाई लास्ट वीडियो में जाके देख लो, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगला क्वेश्चन है एल्कोहलों को एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहलों को एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के प्रति, एल्कोहलों को एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के प्रति, एल्कोहलों को एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती क्रियाशीलता के क्रम में, बढ़ती क्रियाशीलता के
बढ़ती क्रियाशीलता के क्रम में लिखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, के क्रम में लिखिए। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एल्कोहलों की, आंसर बता रहा हूं इसका, एल्कोहलों की एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के प्रति, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के प्रति, अभिक्रिया के प्रति, अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशीलता का क्रम है, अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है, वो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा वो थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। यहां पर होगा आपका एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के प्रति एल्कोहलों की जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो 1 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे कम रहेंगे वो कौन से रहेंगे बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। यहां पर ये याद रखना है क्रियाशीलता का क्रम में, क्रियाशीलता के क्रम में जो सबसे ज्यादा क्रियाशील रहेंगे वो कौन से रहेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल और फिर 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। और आपसे ये क्वेश्चन भी दे रखा है, उसने क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पर CH3, क्या दे रखा था 2019 में, क्या आया वो बताता हूं मैं आपको। CH3 CH2OH, अच्छा ये वाला आया बेटा, ये आया CH3 CH2OH कोमा CH3 का होल ट्वाइस CHOH, और लास्ट आया आपका CH3 का होल ट्वाइस COH, ये आया भाई CH3 का होल ट्वाइस COH आया। और आपको मैंने बता रखा है कि जो क्रियाशीलता का क्रम रहेगा एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के प्रति वो 1 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील रहेंगे, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री वाले सबसे कम रहेंगे। तो आपका बेस्ट आंसर इसमें क्या रहने वाला है कि सर सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होगा इस अभिक्रिया के प्रति ये होगा CH3 CH2OH, फिर कौन सा हो जाएगा आपका, ये 2 डिग्री है बेटा आपका CH3 CHOH, और आपका दे रखा है बेटा क्या CH3 ये दे रखा है, और सबसे कम ये तत्व ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा CH3OH। बेटा ये 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कितने से गिरा है, 2 कार्बन से, और ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। उम्मीद है बेटा मुझे पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है बेटा, आप पहले इसका आराम से स्क्रीनशॉट खींचिए बेटा, और आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरे हो गए इस पेज के भी बेटा, कंप्लीट है। अगले बारे में बात करता हूं मैं। आगे बात है बेटा, ये क्वेश्चन आया 2019 में, 2019 के क्वेश्चन चला रखे मैंने, जो क्वेश्चन आया वो भी 2019 का ही है। क्वेश्चन क्या है, एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होता है, समझाइए। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। एल्कोहलों का क्वथनांक, एल्कोहलों का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन व ईथर से अधिक होता है। क्यों ईथर से अधिक होता है, ईथर से अधिक होता है, समझाइए। ईथर से अधिक होता है, समझाइए। ईथर से अधिक होता है, समझाइए। तो आपको मैं बता देता हूं बेटा, एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है वो समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक क्यों होता है, उसका कारण ये होता है कि ये एल्कोहल के अणु होते हैं RO, और ये बेटा आपके पास में H, ये H, फिर आगे बेटा HO, तो बेटा ये आप R, HO ये R, ये HO, फिर से बेटा आपके पास में HO और ये R, फिर से HO और ये R। तो यहां पर एल्कोहल में क्या हो जाता है, एल्कोहल में यहां पर कौन से बॉन्ड बन जाएंगे बेटा, एल्कोहल में यहां पर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। एल्कोहल में कौन से बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, ये हाइड्रोजन बंध बन जाता है। यहां पर हाइड्रोजन बंध, यहां पर ये हाइड्रोजन बंध, यहां पर ये हाइड्रोजन बंध। तो एल्कोहल के बहुत सारे अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा संगुणित हो जाते हैं, जिसके कारण उनका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्योंकि जो क्वथनांक होता है ना बेटा, क्वथनांक वो
डायरेक्ट आकर्षण बल के समानुपाती होता है। आकर्षण बल के क्या होता है? समानुपाती होता है बेटा। यह आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जहां पर बॉन्ड, आकर्षण का मतलब बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो यहां आराम से ये डायग्राम बनाइए और आपको ये लिखना है आंसर कि एल्कोहलों का क्वथनांक, एल्कोहलों का क्वथनांक, एल्कोहलों का क्वथनांक, एल्कोहलों का क्वथनांक समान अणुभार वाले, समान अणुभार वाले, समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन वह ईथर से अधिक होता है, वह ईथर से अधिक होता है। समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन वह ईथर से अधिक होता है, ईथर से अधिक होता है। क्योंकि, ये लिख देना क्योंकि लगाकर बेटा आप कि क्योंकि एल्कोहल के अणु, क्योंकि एल्कोहल के अणु, एल्कोहल के अणु, एल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित हो जाता है, संगुणित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, मतलब वो जुड़ जाते हैं बेटा, संगुणित हो जाते हैं। तो जब नए बॉन्ड बन जाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। ये बहुत अच्छे से आपको समझाया कि एल्कोहल के अणु होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इस कारण बेटा वो आपस में संगुणित हो जाते हैं और संगुणित होने की वजह से ही, संगुणित होने की वजह से ही वो बेटा आपके पास यहाँ पर संगुणित हो जाएंगे। इस कारण इनका क्वथनांक होगा हाइड्रोकार्बन और ईथर से भी ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं। 2019 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया 2019 में वो आया, निम्नलिखित एल्कोहलों को निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2019 में आया वो क्या आया, आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में जो आया वो आपको बताने जा रहा हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया कि निम्नलिखित एल्कोहलों को, निम्नलिखित एल्कोहलों को, निम्नलिखित एल्कोहलों को, निम्नलिखित एल्कोहलों को, निम्नलिखित एल्कोहलों को निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति, निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति, निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति, निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति, निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता, उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में, क्रियाशीलता के क्रम में, क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कल ही मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था लेकिन दोबारा से आपको बता रहा हूं। और आपको एल्कोहल कौन कौन से दे रखे हैं, एल्कोहल आपको दे रखा है वही, वापिस वही दे रखे तीनों एल्कोहल बेटा। कौन कौन से, यहां ध्यान से देखिएगा। ये तो क्वेश्चन आया बेटा CH3 CH2OH, वही आपका CH3 का होल ट्वाइस CHOH, और वही आपका CH3 का होल थ्राइस COH। ये क्वेश्चन आया और कल ही मैंने आपको बता दिया था एल्कोहलों की, एल्कोहलों की निर्जलीकरण अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता, निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति, अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता, प्रतिक्रियाशीलता का जो क्रम रहेगा वो क्रियाशीलता का क्रम कल भी अपने डिस्कस कर लिया था, वहां से आपको आंसर मिल जाना चाहिए। वैसे ये वहां देखो बेटा कल के लेक्चर में जाके। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और सबसे कम कौन से 1 डिग्री एल्कोहल रहेंगे बेटा, क्योंकि कार्बो के टाइम की स्थायित्व के ऊपर निर्भर करता है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है बेटा, आंसर ये होने वाला है कि सबसे ज्यादा जो क्रियाशील रहेगा वो CH3 का होल थ्राइस COH रहेगा। फिर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, फिर बेटा आपका CH3 का होल ट्वाइस CHOH रहेगा, और जो सबसे कम क्रियाशील रहेगा वो CH3 CH2OH रहेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री और ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है। आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सोल्व कीजिए।
2019 के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन 2019 में आया, जो क्या आया, अब 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बेटा। 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन आया आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। 2020 में क्या क्वेश्चन आया बेटा, 2020 में पहला क्वेश्चन आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र लाड लो, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए, संरचना सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन आया बेटा आपका 2020 में कि आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। किसको नहीं आएगा, ये तो सबको आना चाहिए बेटा। ये CH3 दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल जोड़ दो, ये CH3 और ये आपका CH2 और ये OH, ये आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र है। और अगर आपसे IUPAC नाम पूछ ले तो IUPAC नाम भी लिख देना बेटा। यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया, पहला ही क्वेश्चन था 2020 का, इसलिए दोबारा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों को पूरा कीजिए और उत्पाद के नाम बताइए। ठीक है बेटा, ये बोल रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों को पूरा कीजिए और उत्पाद के नाम बताइए। आपको बोल रहा है ये बेटा कि निम्नलिखित अनुक्रमों को पूरा कीजिए और उत्पाद के नाम बताइए। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या था। यहां पर बताता हूं मैं अगला क्वेश्चन बेटा आपको 2020 का अगला क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि निम्नलिखित अनुक्रमों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा कीजिए। निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा कीजिए। और आपको ऐसा दे रखा है, ये फिनोल दे दिया बेटा उसने, और यहां पर दे दिया CHCl3 प्लस KOH, ये दे दिया KOH। और आपको बोल रहा है कि यहां पर ए बताओ, यहां पर क्या बताओ बेटा, ए, और आगे कह रहा है ये ए बनाने के बाद में उसका एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहा है। उसकी किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है बेटा, एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहा है। ये देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन को आप, एक ही फिर CH3 COO का होल ट्वाइस O, ऐसा ही दे रखा होगा कुछ बेटा। हाँ, CH3CO का ऐसे दे रखा है, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये CH3CO का होल ट्वाइस O, और आपको बोल रहा है B बनाओ। आपको क्या बोल रहा है ये, B बनाइए बेटा। अच्छा, इसका हाइड्रोलाइसिस भी कर रहा है और यहाँ पर B पूछ रहा है साथ में। तो आपको मैं बता दूं बेटा, ये फिनोल दे रखा था उसने, तो इसका सॉल्यूशन यही है बेटा कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपका ये OH है। अगर क्लोरोफॉर्म CHCl3 दे रखा है और ऐसा दे रखा है KOH दे रखा है, तो यहाँ तो आपका सबसे पहले तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो ये OH और आपका यहाँ पर बन जाएगा आपका CHO। क्या बन जाता है, CHO। ये तो आपने पढ़ा होगा राइमर-टीमान अभिक्रिया में। ये तो किसमें पढ़ाया आपने, राइमर-टीमान अभिक्रिया में आप सबने ये पढ़ा है। राइमर-टीमान अभिक्रिया में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने सबने ये पढ़ा है कि राइमर-टीमान अभिक्रिया में CHO बन जाता है। उसके बाद में आपको क्या कह रहा है वो कि इसका क्या करो आप बेटा, जो आपका कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड का आपको बेटा एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। और एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ रिएक्शन में मैंने आपको सबको बता रखा है कि जब अगर एसिटिक एनाहाइड्राइड होता है तो उसमें एसिटिलन हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है बेटा, एसिटिलन। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता बेटा। इस क्वेश्चन को आपको चेंज करना पड़ेगा। और भले आपको ऐसे दे रखा होगा इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने लिखा है तो लिखने में गलती कर दी,
ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो सकता है, मेरे हिसाब से तो बेटा ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन कि जो आपका ये फिनोल बन रहा है, इस फिनोल के यहां पर दे दिया होगा बेटा CO2, पहली चीज लिख दी होगी CO2, और दूसरी चीज लिख दी होगी उन्होंने H2OH+, और आपको बोला होगा A, आपको क्या बोला होगा A, और फिर दे दिया होगा यहाँ पर CH3, CO का होल ट्वाइस O, और यहाँ पर H+, ऐसा कुछ दिया होगा उन्होंने। बिल्कुल ये क्वेश्चन इधर मेरे पास जो PDF थी बेटा उसमें देखा तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सर, अब हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो कौन सी रिएक्शन दे रखी है इसमें, एक जो रिएक्शन दे रखी है वो तो एक तो कोलवे अभिक्रिया दे रखी है। कौन सी अभिक्रिया दे रखी है? कोलवे अभिक्रिया। ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आपको बोले ऐसे NOH दे रखा होगा। तो आपको मैं इधर समझा देता हूं साइड में बेटा इसका सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है कि फिनोल की अगर क्रिया कराते हैं अपन, फिनोल की क्रिया पहले NOH के साथ कराते हैं, तो यहाँ से OH और OH बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर आपका सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, ये सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। और सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इसके साथ करा दिया जाता है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जिसको CO2 बोला जाता है, और साथ में इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे HOH के साथ H2O और H+। तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है बेटा कुछ इस प्रकार का कंपाउंड, जिसको बोला जाता है सैलिसिलिक अम्ल। ये तो बदलता है OH में, ये बदल जाता है बेटा OH में। इस बंदे को बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बोला जाता है, ये सैलिसिलिक अम्ल है। और यहाँ तक की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कोलवे अभिक्रिया कहा जाता है। और ये जो अगला पॉइंट है ना वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो CH3 C डबल बॉन्ड O CO का होल ट्वाइस O दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है एसिटिक एनाइड्राइड ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 ऐसे दे रखा है बेटा आपको, ऐसे आपको दे रखा है। और उस C डबल बॉन्ड OH को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ सैलिसिलिक अम्ल में जो C डबल OH है ना उसको C डबल बॉन्ड O और ये H, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यहाँ से तोड़ दो आप, क्या तोड़ोगे बेटा? यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो। अगर यहाँ से बॉन्ड तोड़ूंगा तो और यहाँ पर भी इसमें बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, एसिटिलीकरण कर रहे हैं तो ये बॉन्ड यूं टूट जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा क्या माइनस, और ये रह जाएगा प्लस वाला, तो प्लस वाले के साथ तो माइनस वाला चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट, इधर थोड़ा ध्यान से देखना, उधर से OH बाहर निकल गया तो ये OH बाहर निकला, और इधर से ये वाला हिस्सा CH3COOH, तो एक तो क्या बाहर निकल गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये देखो, और ये जुड़ गया OH, ये एसिटिक अम्ल बन गया। और आपके पास क्या बचा? आपके पास इस प्रकार बचा, यहाँ पर क्या बचा बेटा? OH। थोड़ा इधर बनाने दो ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर बचा OH, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ नहीं तो ये डबल बॉन्ड, अब C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और कौन सा जुड़ेगा? ये O, और ये फिर वापस C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 ये जुड़ेगा, और इसको बोला जाता है एस्प्रिन, दर्द निवारक। एस्प्रिन क्या होती है बेटा? आपकी दर्द निवारक। ये दर्द निवारक, एस्प्रिन का निर्माण यहाँ से होता है। तो एस्प्रिन दर्द निवारक कैसे बनी वो आपको समझ में आई होगी बात, किस प्रकार एस्प्रिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये एस्प्रिन का फॉर्मेशन है बेटा, यहाँ पर एस्प्रिन का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार होता है बेटा आपका। एस्प्रिन ऐसे बनती है, और एस्प्रिन एक प्रकार से आपकी क्या होती है? एस्प्रिन एक प्रकार से आपकी दर्द निवारक होती है। तो एस्प्रिन कैसे बनती है? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, एस्प्रिन में तो कतई समस्या नहीं आनी चाहिए कि एस्प्रिन सर होती क्या है और एस्प्रिन बनती कैसे है। अब तो हर एक स्टूडेंट को ये समझ में आ गई होगी कि एस्प्रिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एस्प्रिन का फॉर्मेशन आपका कैसे होता है, और सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनता है वो आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है बेटा, थोड़ा दोबारा से देखिएगा बेटा इस चीज को, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर एस्प्रिन कैसे बन रही है वो आपको मैं समझा रहा था। तो यहां पर एसिटिलीकरण का मतलब एसिटिल समूह जुड़ेगा, इसमें एसिटिल समूह नहीं जुड़ा बेटा,
यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। एसिटिलीकरण कैसे हो रहा है इस चीज को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो कैसे बनता है, वो सारी चीजें यहाँ सैलिसिलिक अम्ल तो बिल्कुल सही लिखा है आपने, पर मैं सैलिसिलिक अम्ल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये डबल बॉन्ड ये आपका यहाँ पर, ये आपका ये डबल बॉन्ड और ये आपका यहाँ पर आपका ये आपका हो जाएगा COOH और ये आपका OH, इसको बोलो सैलिसिलिक अम्ल। ये सैलिसिलिक अम्ल और इसका कर दो एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण का मतलब वही CH3 का होल ट्वाइस CH3, एसिटिलीकरण का मतलब वही आपका बेटा CH3 CO का होल ट्वाइस O। और अब क्या बनेगा यहाँ पर, ये देखो ऐसे ही, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ माइनस, इस पे प्लस वाले पे OH बेस दो, और बाहर तो वही निकलेगा CH3 C डबल OH, ये OH आ जाएगा। और कौन जुड़ेगा, ये वाला हिस्सा जाके जुड़ेगा बेटा, ये वाला हिस्सा जुड़ेगा, कौन सा C डबल OH, और कौन सा हिस्सा जुड़ेगा यहाँ पर O, और ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसको बोलते हैं एस्प्रिन। ये एस्प्रिन बन जाएगी, ऐसा करना है आपको। तो ये अनुक्रम A प्राप्त हुआ, इसमें B कंपाउंड आपको ये प्राप्त होता है, और एक कंपाउंड आपको क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। तो यहां पर आप 2 पॉइंट लिख सकते हो अच्छे से, कि जब फिनोल की क्रिया फिनोक्साइड आयन की क्रिया दुर्बल इलेक्ट्रॉन से CO2 से कराई जाती है, तो आपका सैलिसिलिक अम्ल बनता है, और सैलिसिलिक अम्ल का एसिटिलीकरण कर दिया जाता है तो एस्प्रिन बन जाता है। एस्प्रिन आपकी दर्द निवारक होती है। ये 2020 में क्वेश्चन आया बेटा, आपको उम्मीद करता हूं पूरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2020 का था वो क्या था बेटा, आपको समझना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेज के भी हो गए खत्म बेटा। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, अब आए तर्तेक ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र। ये तो सबको आना चाहिए यार, है ना। तर्तेक ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र, क्वेश्चन क्या है, तर्तेक ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र। ये 2020 में आया है। ये भी तर्तेक ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। तर्तेक ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र तो आप सबको आना चाहिए, CH3 ये CH3OH, और इसका आईयूपीएसी नाम भी सबको आना चाहिए। सर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये 3, तो क्या हो जाएगा सर आईयूपीएसी नाम 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल, सॉरी 2 ओल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जो भी 2020 में आया बेटा, उसने क्या दे रखा है कि यहां पर आपको दे रखा है बेटा, कैसे, इधर देखो ध्यान से, ये N2 प्लस और Cl माइनस, और यहां पर दे रखा है HOH, ऊपर लिख रखा है उबालने पर। तो मैं तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, अगर ऐसा जाए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को गर्म जल के साथ उबाला जाए तो बेटा यहां पर फिनोल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, फिनोल, ये OH, ये फिनोल प्राप्त हो जाता है। और फिनोल की क्रिया वो कह रहा है किसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ। ये बोल रहा है कि ब्रोमीन जल के साथ कराओ, तो फिनोल की क्रिया अगर ब्रोमीन जल Br2 प्लस H2O के साथ कराई जाती है फिनोल की क्रिया, तो कुछ इस प्रकार का आपको कंपाउंड प्राप्त होता है। ये वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, ये OH, यहाँ पर भी Br लगा देना, यहाँ पर भी Br लगा देना, यहाँ पर भी Br लगा देना। इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चन रिपीट हुए बेटा। ये क्वेश्चन तो आपको मैंने पहले भी बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित के क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। आपको मतलब 3 टॉपिक ईथर दे रखा है, एक एथेनॉल दे रखा है और एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है। ये तो ध्यान से देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन उसका जो 2020 में आया वो क्या था बेटा, ऐसे बोल दिया कि निम्नलिखित क्वथनांकों का
निम्नलिखित का क्वोतनांकों का बढ़ता क्रम बताइए, बढ़ता क्रम लिखिए, बढ़ता क्रम लिखिए, बढ़ता क्रम लिखिए। तो आपको मैं बता देता हूं बेटा उसने क्या क्या दे रखा था, CH3OCH3, एक तो ये दे रखा था, एक दे रखा था CH3CH2OH, और एक दे रखा था बेटा CH3CH2CH3, जिनका अनुभार लगभग समान है। तो ये एल्कोहल है, ये ईथर है, और ये आपका हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे कम तो किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का। बढ़ता क्रम पूछ रहा है तो सबसे कम वाला पहले आएगा CH2CH3, तो बढ़ेगा तो ईथर का ज्यादा हो जाता है हाइड्रोकार्बन से, तो CH3OCH3, और सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा यहाँ पर, एल्कोहल का हो जाएगा CH3CH2 और OH। इस प्रकार इसका आंसर देना था आपको। उम्मीद है बेटा याद रखना, सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का। उसके बाद में फिर यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर ईथर का हो गया, और फिर यहाँ पर ज्यादा किसका, एल्कोहल का हो गया। ये था बेटा यहाँ का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है मुझे क्वोतनांक में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर इस पेज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 2020 के क्वेश्चन यही थे बेटा। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन में देखो ये 2022 के क्वेश्चन आ गए। 2022 में पहला क्वेश्चन क्या आया, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपको आने चाहिए बेटा। 2022 में पहला क्वेश्चन आया कि फिनोल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन अबंध लंबाई मेथेनॉल से कम होती है। फिनोल में उपस्थित CO बंध की लंबाई मेथेनॉल से कम होती है। कारण देने वाले क्वेश्चन है ये, कारण दीजिए, ये क्वेश्चन है बेटा, आपको आएगा ही सही सारे क्वेश्चन। मेथेनॉल से कम होती है, तो मेथेनॉल का भी बता दूंगा और फिनोल का भी बता दूंगा, दोनों का ही बता देता हूं। पहले तो मैं आपको बताता हूं मेथेनॉल में क्या होता है, ये ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन पे बेटा 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, CH3OH ही तो है ना मेथेनॉल, तो ROH। तो एक तो हाइड्रोजन पाया जाता है मेथेनॉल में, ये, और एक 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर है, और ये R, ये O और ये H। यहाँ का जो बंध लंबाई होती है वो 142 पिकोमीटर होती है। एल्कोहल में कितनी होती है, 142 पिकोमीटर, और ये लगभग ये जो बंध कोण होता है वो थोड़ा सा घट जाता है उससे, चतुष्फलकीय से लगभग 107 डिग्री होता है, लगभग 107 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में ना, उसके प्रतिकर्षण के कारण थोड़ा सा एल्कोहल में घट जाता है। पर फिनोल की बात करता हूँ मैं, तो फिनोल का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिनोल का समझाता हूँ आपको। फिनोल में क्या होता है कि ये आपका ऑक्सीजन होता है, फिनोल में भी, इसमें भी 2 ही लोन पेयर होते हैं। फिनोल में भी बेटा लोन पेयर होते हैं 2, ये इस प्रकार लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। लेकिन इसमें जो ये रहती है ना, ये वाली जो ऑक्सीजन रहती है वो किससे जुड़ी रहती है, ऑक्सीजन जुड़ी रहती है एरोमेटिक वलय से। इस प्रकार ये एरोमेटिक वलय होती है फिनोल में, ये डबल बॉन्ड, और इससे बॉन्ड बनाए रखती है, ये इस प्रकार बॉन्ड बना के रखती है, और ये H होता है फिनोल में, और ये यहाँ पर ये कार्बन होता है। ये यहाँ की जो बंध लंबाई होती है वो उससे कम होती है। उसका कारण क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ बेटा। फिनोल में क्या, ये एरोमेटिक वलय से, फिनोल में भी ऑक्सीजन कार्बन पे मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु पर फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु पर जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, असहभाजित, फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म जिनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोला जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एरोमेटिक वलय के साथ संयुग्मन में, यहां पर बेटा इसके साथ अनुनाद में होते हैं, वो के साथ संयुग्मन मतलब अनुनाद,
सयुग्मन में होते हैं, जिसके कारण यहां पर बेटा कार्बन ऑक्सीजन बंध में, CO बंध में, फिनोल में CO बंध में आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। अगले पेज में लिख लेना बेटा, यहां पर लिख देता हूं मैं बंध में, यहां पर लिख देता हूं आंशिक द्विबंध के, या अगले पेज में लिख लो बेटा आप, पूरा आंसर जो परफेक्ट आपको देना है फिर मैं समझा दूंगा। आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, बंध के लक्षण आ जाता है। अतः CO बंध की लंबाई एल्कोहल से कम हो जाती है। मेथेनॉल भी तो एल्कोहल ही है, तो एल्कोहल की बंध लंबाई से कम हो जाती है। एल्कोहल की बंध लंबाई से कम हो जाती है, तो ये बता रहा था बेटा मैं आपको। तो ऐसा क्यों होता है कि जो फिनोल होता है उसमें ये अनुनाद होता है बेटा यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड तो बेटा सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड की जो बंध लंबाई है वो थोड़ी कम होती है। डबल बॉन्ड से भी बंध का लंबाई हो जाती है ट्रिपल बॉन्ड की, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक्चुअली में आंशिक डबल बॉन्ड पाया जाता है यहाँ पर। इस कारण बंध लंबाई क्या हो जाती है, एल्कोहल की तुलना में थोड़ी कम हो जाती है। परफेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। आगे दे रहा है कि इस ईथर में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन कार्बन आबंध कोण चतुष्फलकीय के कोण से अधिक होता है, समझाइए। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ईथर में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बंध कोण चतुष्फलकीय बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर 111 डिग्री 111.7 डिग्री 111.7 डिग्री का हो जाता है, क्यों? ऐसा नहीं है लेकिन मैंने अच्छा और बना दिया, हो जाता है क्यों? क्वेश्चन तो यह आया था कि ईथर में COC 2020 में आया बेटा, ये भी 22 में। ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बंध कोण है उसका जो मान है वो चतुष्फलकीय बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़ जाता है, क्यों? तो आपको आंसर बताता हूं बेटा मैं। ईथर होता है ना, वो क्या होता है सर? ईथर हमने पढ़ा है ROR, ये ईथर होता है, सब जानते हो ना ईथर के बारे में इतना सा। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे ईथर में भी 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ये बना दिया मैंने, एक लोन पेयर ये बना दिया मैंने, ठीक है। इससे जुड़ा है ये एक तो C और जिसपे 3 H है, 1 2 और ये 3 H, यहाँ पर भी C 1 H 2 H और 3 H, ये CH3 है। अब एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पर ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है उस पर 2 तो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहे होंगे, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ पर 2 तो बंदी इलेक्ट्रॉन है और धनाराम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ऑक्सीजन परमाणु से बड़े समूह जुड़े हैं। तो ये बंद कोण होता है ना, ये बंद कोण 111.7 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है? 111.7 डिग्री का हो जाता है। तो आप परफेक्ट आंसर दे सकते हो, इसका कारण बता देना बेटा कि ईथर में, आंसर ये देना आप, तो आंसर क्या दोगे कि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जो बॉन्ड में है, तथा 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, एवं ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 बड़े एल्किल समूह
दो बड़े एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, दो बड़े एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, दो बड़े एल्किल समूह उपस्थित होते हैं जिससे प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिससे प्रतिकर्षण अधिक होता है एवं COC कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बंध कोण बढ़कर 111.7 डिग्री का हो जाता है, 111.7 डिग्री का हो जाता है। तो आप क्या बताओगे कि जो ईथर होता है, ईथर में क्या बताना बेटा, दो लोन पेयर पाए जाते हैं और दो ही बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं, लेकिन ये समूह बड़े होते हैं जिनसे प्रतिकर्षण ज्यादा होता है और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर 111.7 डिग्री का हो जाता है। उम्मीद है ये भाषा शैली आपको पूरी समझ में आई होगी। इसी भाषा शैली में आपको जवाब देना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाता हूं। और क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये भी 2022 में आया, एल्कोहल का क्वथनांक, ये तो बेटा मैंने आपको बता ही दिया। एल्कोहल का क्वथनांक मेथोक्सी मेथेन से अधिक क्यों होता है? कि उसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। एथेनॉल आसानी से जल में विलय हो जाता है। ये क्वेश्चन आया बेटा 2022 में। अगला क्वेश्चन क्या आया 2022 में? अगला क्वेश्चन जो आया वो क्या आया? एथेनॉल आसानी से जल में विलय हो जाता है। कारण दो आप, तो कारण दीजिए कि एथेनॉल आसानी से जल में विलय हो जाता है, आसानी से जल में विलय हो जाता है। कारण देना है आपको, एथेनॉल आसानी से जल में विलय हो जाता है, कारण देना है बेटा। तो आपको मैं बता देता हूं, एथेनॉल भी एल्कोहल होता है। तो एल्कोहलों में क्या होता है बेटा, जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बढ़ जाता है। ये ऑक्सीजन होता है और ये आपका हाइड्रोजन होता है। अब जल का अणु क्या होता है सर? HOH, HO और ये आपका H, ये आपका फिर से O, ये दोनों H कर सकते। ये आपका क्या होगा? ये पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और ये H, यहाँ पर अगर मैं बोलूं ये O, ये फिर से H, ये जल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, फिर O, ये H, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो जल में बेटा यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पर भी ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप आंसर लिख सकते हो कि एल्कोहल जल में विलय होते हैं, एल्कोहल होते हैं ना, एल्कोहल जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, आसानी से जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, आसानी से विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं मतलब विलय हो जाते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि एल्कोहल के अणु जल के साथ, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ये भाषा शैली लिखकर आपको ये डायग्राम बनाना था, आपका नंबर कोई नहीं रोक सकता था। ठीक है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाता रहूंगा बेटा, ऐसे ही आपको लगातार क्वेश्चन बताता रहूंगा। फिर से क्वेश्चन आया, फिनोल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है, बताइए। अरे भाई कितनी बार बताऊं, वहां से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया में उप उत्पाद क्या होगा? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, 2022 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्यूमीन से फिनोल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना भाई, पहले बता दो। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लो इस बार के लिए इस क्वेश्चन को। क्यूमीन से फिनोल
प्राप्त करने की, फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया में, प्राप्त करने की अभिक्रिया में, करने की अभिक्रिया में, अभिक्रिया में उप उत्पाद में उप उत्पाद लिखिए। उप उत्पाद जो होता है जो थोड़ा मुख्य उत्पाद से पीछे वाला होता है, तो जिसकी मात्रा कम रहती है, उप उत्पाद लिखिए। तो पहले आपको क्यूमीन बता देता हूं बेटा। क्यूमीन किसे कहते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये CH3 और ये आपका CH3, इस बंदे को कहा जाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, इस बंदे को कहा जाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, और आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही कहा जाता है क्यूमीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्या कहा जाता है? क्यूमीन कहा जाता है। और आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है ना, इस आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्या कहा जाता है बेटा? क्यूमीन कहा जाता है। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या कहा जाता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्यूमीन कहा जाता है। और क्यूमीन की अभिक्रिया करवा देते हैं बेटा अपन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्यूमीन कहा जाता है। और जो क्यूमीन होता है, क्यूमीन होता है, क्यूमीन की अभिक्रिया करवा देते हैं बेटा। इसका ऑक्सीकरण कर देंगे तो बेटा आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन का ऑक्सीकरण कर देते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो आपको क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ये C, ये आपका CH3 और एक और ये CH3 और ये O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड मिल जाएगा आपको, और ये H, इसको बोला जाता है क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। ऑक्सीजन दोनों चली गई ना, इसको बोला जाता है क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बन जाता है। और जो क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड है, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड, इसका जल अपघटन कर देते हैं अगर अपन H2 और H+, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड का अगर जल अपघटन कर देते हैं, यहां समझने वाली बात है बेटा, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड का अगर जल अपघटन कर देते हैं H2 और H+ की उपस्थिति में, तो ये बॉन्ड टूट जाता है और बॉन्ड टूटकर यहां पर आपको फिनोल प्राप्त हो जाता है। बॉन्ड टूटकर आपको क्या प्राप्त हो जाता है? फिनोल। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड इस पे आ जाता है और H चला जाएगा यहां से, और यहां पर OH जुड़ जाएगा। तो आपको क्या प्राप्त होगा? ध्यान से देखना, यहां से जो आपका उप उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? CH3, ये पूरा बॉन्ड इधर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 जिसको बोला जाता है एसीटोन, जिसको बोला जाता है एसीटोन। और आपका ये फिनोल बन जाता है, ये फिनोल बन जाएगा, यहां पर लग जाएगा वो वाला OH जिसको बोला जाता है फिनोल। तो उप उत्पाद तो कौन सा होता है इसमें? उप उत्पाद पूछा जाए, मुख्य उत्पाद तो फिनोल होता है, मुख्य उत्पाद तो कौन होता है बेटा? फिनोल। लेकिन अगर उप उत्पाद पूछा जाए तो उप उत्पाद आपका एसीटोन होता है। तो आंसर आपको क्या आना चाहिए कि फिनोल की क्यूमीन बनाने की, फिनोल क्यूमीन से फिनोल बनाने की क्रिया में उप उत्पाद कौन होता है? तो एसीटोन होगा बेटा, एसीटोन, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये रिएक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं बेटा 2022 के भी। देखता हूं लास्ट चल रहा है बेटा, अब लास्ट जो है वो दोनों ही करवा दिए मैंने। फिर फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण भी लिखी है, पढ़ा दी मैंने। इसके अलावा आइसोब्यूटिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम वापस 2023 में आ गया, पढ़ा दिया मैंने। इसके अलावा विलियम संश्लेषण अभिक्रिया से डाइएल्किल ईथर बनाना है। 2023 के सारे क्वेश्चन है ना बेटा, इन वीडियो में आपको मिल जाएंगे। या आपका एल्कोहल, फिनोल और ईथर कंप्लीट हो चुका है। कोई अगर मेरे से कोई, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक जगह मेरे से माइनर मिस्टेक हुई थी, उसको मैंने आज आपको इंप्रूवमेंट करवा दिया। कल की वीडियो में मैंने 32वें मिनट पे कम की जगह अधिक शब्द लिख दिया था। उस क्वेश्चन को मैंने बेटा आपको आते ही पहले, सबसे पहले आपको वही बताया कि छोटी अगर गलती हो गई थी, उसको मैंने आते ही आपको कंप्लीट अच्छे से समझाया था कि वहां पर कम नहीं अधिक शब्द लिखना था। लेकिन आगे से पूरा ध्यान रहेगा, एक भी चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि कोई चीज में आपकी छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है। लेकिन ये एल्कोहल, फिनोल और ईथर कंप्लीट हो गया। में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 चैप्टर बिल्कुल खत्म करा दिए, एमीन और ये वाला।
कल एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूरा कंप्लीट लेके आऊंगा। 2013 से 2023 तक के 24 तक के कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए बेटा मैंने, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस बार भी इनमें से आने वाला है, वीडियो को अच्छे से देखिए और बेटा शेयर कीजिए। बेटा शेयर करने से ही लोगों तक पहुंचेगी, स्टूडेंट तक पहुंचेगी, उनको फायदा मिलेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य क्लासेज आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए हमेशा इतनी मेहनत करता रहेगा। सभी टीचर्स लगातार आपसे जुड़े हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।